हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रांसर माधवी और आज हम बात करने वाले हैं डेप्रिशिएशन बुक की। डेप्रिशिएशन बुक्स सर्च कीजिए, क्लिक कीजिए, आपको 2 बुक्स मिल जाएंगी। इसके बारे में पढ़ना था तो आप टूल टिप पढ़ सकते हैं। इसका जो टूल आता है, अभी जो आ रहा था, आप उस पर क्लिक करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से डेप्रिशिएशन बुक सर्च किया, हमें 2 मिल गया, कंपनी एंड इनकम टैक्स। अब सिलेक्ट, जैसे ये सिलेक्शन है, अब आप इस पर क्लिक कीजिए, व्यू कर लेते हैं। इस पर क्या क्या चीज़ है, क्योंकि ये क्रोनस कंपनी है, सैम्पल डेटा इसमें रहता है, तो आप डेप्रिशिएशन का जब कार्ड देखेंगे तो इसमें क्या क्या डिटेल है, जब आप न्यू इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो इसका फर्स्ट टैब है, जनरल टैब, फिर इंटीग्रेशन टैब है, फिर डुप्लीकेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके कुछ टैब्स हैं, इस तरह से आप चेक कर लेना। जो सेटअप होते हैं ना, बहुत बार सेटअप आपको यहीं से कर लेना चाहिए, ये बहुत इजी पड़ता है कि आप यहाँ ही पे ही सेटअप कर लो, ऑटोमेशन है। और जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, एफ ए पोस्टिंग टाइप, तो यहाँ पे आपको ये सारे टाइप मिल जाएंगे। और एक और था, एफ ए जनरल सेटअप। अब जैसे यहाँ पे ना टैम्पलेट आप लगा सकते हो, और कौन सा जर्नल आप यूज़ करना चाहते हो वो जर्नल का नाम लगा सकते हो, तो वो टैम्पलेट्स वगैरह सब आप यहाँ लगा सकते हो। तो एफ ए जनरल का सेटअप है, आपको जो भी लेना है यहाँ पे, इंश्योरेंस के लिए, बैच के लिए, इस तरह से चीज़ें हैं। और जैसे ये टूर आ रहा है, ये सेटअप, ये सब आप टेक अ टूर करके इसके बारे में जान सकते हो। वापस आ जाते हैं, मेन था कि हम कंपनी बुक के लिए बना रहे हैं, तो जनरल पे क्लिक कीजिए। अगर आप न्यू इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो ये ब्लैंक होगा, तो आपको खुद क्रिएट करना होगा, कोड डिस्क्रिप्शन देना है, तो आप रेफरेंस ले सकते हैं क्रोनस से। ठीक है, डिफ़ॉल्ट फाइनल राउंडिंग, ये डिपेंड करता है, आप गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि बेस्ड ऑन द कंपनी लॉ कितना रखना चाहिए फाइनल राउंडिंग, वो आप ये ले लेना। इसके बाद कैलकुलेशन, जब भी हम डिस्पोजल कैलकुलेशन करते हैं, तो डिस्पोजल कैलकुलेशन मतलब कि इसका सेल हुआ, असेट्स सेल को आप कैसे ले रहे हो, पहले परचेस हुआ था यानी कि ग्रॉस, उसके बाद उसमें से अगर कुछ वेयर एंड टेयर चार्जेस एंड डेप्रिशिएशन सब लेस हुआ, ग्रॉस में से जो भी चीज़ें सब एक्सपेंसेस लेस होने के बाद नेट ऑफ आया, डिस्पोजल कैलकुलेशन नेट पे करना है या ग्रॉस पे करना है। तो नॉर्मल सी बात है, वेयर एंड टेयर चार्जेस एंड अदर चार्जेस जो भी परचेस प्राइस से घटने वाले हैं वो सब हटा के हम नेट पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आपको नेट लेना है, अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए एडिटेबल करो तो आपको ये ड्रॉप डाउन मिलेगा, ग्रॉस एंड नेट। तो हम ग्रॉस पे नहीं लेते कि जिस पे परचेस किया था उस पे नहीं, हम वेयर एंड टेयर चार्जेस घटाने के बाद, मतलब एक्विजिशन या परचेस कॉस्ट से सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद नेट वैल्यू पर हम क्या करेंगे, सेल कंसिडर करेंगे, डिस्पोजल कंसिडर करेंगे। अब डिपेंड करता है कि सेल करने के बाद आपको क्या प्राइसिंग मिलेगी, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, वो आपको चेक करना पड़ता है कि आपने किस प्राइस पे ख़रीदा था, किस प्राइस पे आपने डिस्पोज या सेल किया, फिर जो भी मार्जिन वाइज आपके पास प्रॉफिट बचा या लॉस हुआ आपको, तो वो एक अलग कंसिडरेशन है। सब्सट्रैक्ट डिस्काउंट इन परचेस, अब ये डिपेंड करता है, स्पेसिफाइड दैट द लाइन इन इनवॉइस डिस्काउंट आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एक्विजिशन कॉस्ट पोस्टेड फॉर द फिक्स एसेट्स। ये आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पे कोई डिस्काउंट वगैरह आपने लिया था या नहीं। उसके बाद नंबर ऑफ डेज नॉन सीजनल, स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज इन सीजनल इंडस्ट्री। अब डिपेंड करता है कि आपका जो बिज़नेस है वो कैसे आप रिलेट कर पा रहे हो, आपका बिज़नेस सालों भर चलता है या कुछ सीज़न पे डिपेंडेंसी है कि इन सीज़न पे ही ये काम होता है वरना नहीं होता है। तो आप ऐसे एग्जांपल्स ले सकते हो जहाँ सीज़न पे डिपेंडेंसी होती है कि 6 महीने काम होता है, 6 महीने नहीं होता है। तो उस तरह के अगर कोई आपके इंडस्ट्री के एग्जांपल हैं तो वो आप कर सकते हो। तो आपको इस तरह से देखना होगा
कि आप नंबर ऑफ डेज कितना लोगे। अब एक दिन का अगर हम मान लेते हैं कि अगर 1 डे के हिसाब से आपको क्या होता है कि अ, 1 महीने में 30 दिन, तो फिर उसके हिसाब से फिर आपको मल्टीप्लाई करना होगा कि नॉन सीज़नल डेज़ क्या है। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री से रिलेट करते हो जहाँ पे सालों भर काम नहीं हो रहा, तो फिर वो आपको देना पड़ेगा कि नॉन सीज़नल डेज़ कितने हो सकते हैं। और सीज़नल डेज़, नंबर ऑफ सीज़नल डेज़ आपको देखना है कि नंबर ऑफ सीज़नल डेज़ कितने हो सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये डेप्रिसिएशन की बात कर रहा है कि उस दौरान डेप्रिसिएशन चार्ज होगा या नहीं। और अगर फिर भी कन्फ्यूजन होता है तो इसके लिए भी आप गूगल कर लीजिए, और गूगल आपको स्पेसिफिक रीज़न के साथ बता देगा कि बेस्ड ऑन द कंपनी लॉ, अगर आप किसी मशीनरी पे किसी मशीनरी या असेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो असेट्स एंड कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कितने डेज कैलकुलेशन आप रख सकते हैं यहाँ पे एज अ सीजनल। तो अभी अभी जैसे अब देखो 6 या 18 यानी कि 6 मंथ के अकॉर्डिंग है ये सीजनल। एफ ए बुक टाइप, एफ ए बुक टाइप, अब क्योंकि ये कंपनी बुक लिखा हुआ है तो यहाँ आपको ब्लैंक रखना है, ये कंपनी बुक के लिए बना है। नेक्स्ट जब आप न्यू बनाओगे तो वो आप इनकम टैक्स के लिए बना सकते हो। दो बुक्स होती है हमारे पास, एक कंपनी बुक के अकॉर्डिंग और एक इनकम टैक्स बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ असेट्स जो ऐसे होते हैं जिन पे आपको ब्लॉक वाइज भी दिखाना पड़ता है, तो फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा ये। अलाउ चेंजेस इन डेप्रिसिएशन। अब स्पेसिफाई वेदर टू अलाउ द डेप्रिसिएशन फील्ड्स टू बी मॉडिफाई। अब जो डेप्रिसिएशन के फील्ड होते हैं, जब आप फिक्स एसेट्स कार्ड बना दोगे और ये डेप्रिसिएशन का कार्ड वहाँ पे लाइन में असाइन करोगे, तब कभी कोई मॉडिफिकेशन इन फ्यूचर करना चाहते हो या नहीं, अलाउ करोगे या नहीं। अगर इस कार्ड पे अलाउ होगा तो वहाँ पे भी फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन वाली लाइन पे अलाउ होगा, वरना यहाँ से बंद है तो वो अलाउ नहीं करेगा आपको। तो आपको देखना है कि करना है या नहीं करना है। वैट ऑन नेट डिस्पोजल एंट्रीज, अब तो वैट एब्सोल्यूट हो गया है, तो लेकिन ये टैक्सेशन के लिए था कि स्पेसिफाई वेदर यू सेल अ फिक्स एसेट विद द नेट डिस्पोजल मेथड। तो ये देखना है कि नेट डिस्पोजल वैल्यू पे टैक्सेशन के लिए ये था। अलाउ आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट नंबर, स्पेसिफाई द चेक बॉक्स फॉर दिस फील्ड टू अलाउ आइडेंटिकल डॉक्यूमेंट नंबर इन द डेप्रिसिएशन बुक। सेम एक जैसे डॉक्यूमेंट नंबर अगर आप अलाउ करना चाहते हो तो। Allow indexation. Specify whether to allow indexation of FA ledger entries and maintenance ledger entries posted to this book. Whether to allow indexation of FA ledger entries and maintenance ledger entries posted to this. अगर आप इंडेक्सेशन अलाउ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ये भी आपके पास बेनिफिट है कि आप इंडेक्सेशन अलाउ कर सकते हो। अलाउ डेप्रिसिएशन बिलो ज़ीरो। अब डेप्रिसिएशन नॉर्मल सी बात है, उसकी कैलकुलेशन एक वैल्यू होती है कि इतना डेप्रिसिएशन आया है। अगर आप ज़ीरो के नीचे माइनस में भी लेना चाहते हो तो अगर वैसा कोई सिनारियो है तो ही इसे यस करना चाहिए, इनेबल करना चाहिए, वरना नहीं। स्पेसिफाई वेदर टू अलाउ द कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बैक जॉब टू कंटिन्यू कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन इवन इफ द बुक वैल्यू ज़ीरो और बिलो। तो नॉर्मली हम लोग नहीं अलाउ करते क्योंकि मैक्सिमम सिनेरियो में फिट नहीं होता है। अलाउ मोर देन 365 डेज, स्पेसिफाई इफ द फिस्कल ईयर हैज़ द मोर देन 360 डेज। अगर आपको लगता है कि इस साल में 366 डेज हैं, आप तो आप इसको क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। यूज़ एफ ए लेजर एंट्रीज, एफ ए लेजर चेक, यूज़ एफ ए लेजर चेक। स्पेसिफाई विच चेक्स टू परफॉर्म बिफोर पोस्टिंग अ जर्नल। जब भी ये कोई जर्नल लाइन पोस्ट करे तो उसमें एफ ए लेजर चेक होना चाहिए, यानी कि एफ ए लेजर एंट्रीज बननी चाहिए। यूज़ राउंडिंग इन periodic depreciation. Specify whether the calculated periodic depreciation amount should be rounded to whole number. तो अगर आपका periodic depreciation है
तो आप अगर चाहते हैं कि राउंडेड हो तो नंबर राउंडेड में आप ले सकते हैं। तो आपको जिस जिसको इनेबल करना है इनेबल, और जिस जिसको डिसेबल करना है डिसेबल कर दीजिए। Use same FAGL posting dates. Specify whether to indicate that the posting date and the FA posting date must be the same on a journal line before posting. क्या होता है कि कभी कभी आप एसेट्स खरीद लेते हो और उसको पुट इनटू यूज बिजनेस में नहीं करते हो, मतलब एसेट्स रखा है लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हो रहा, आपने उसको परचेस करके छोड़ दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि उसका जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन है आप बाद में करवाते हो। अब क्योंकि ये डेप्रिसिएशन कार्ड है इसलिए आपको रिलेट करना पड़ेगा कि ये डेप्रिसिएशन की बात तो करेगा ही। तो डेप्रिसिएशन ये बोल रहा है कि आपने जब एसेट्स परचेज किया उसी दिन से अगर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करवाना है और सेम जीएल एंट्रीज मतलब क्रिएट करवानी है और जीएल में डेटा पोस्ट करवाना है, तो आप इसे इनेबल रखो कि जिस दिन आपका एसेट्स परचेस होगा उसी दिन से आपके डेप्रिसिएशन डेट भी कैलकुलेट होगी और फिर वो जेल में पोस्ट होगा। लेकिन आपके पास ऐसे सिनेरियो है जहाँ पे आपका असेट्स परचेस हो जाता है लेकिन रखा रहता है, पुट इनटू यूज़ नहीं होता, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं होती, तो आपकी परचेस की डेट्स और आपकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की डेट अलग अलग हो जाएगी। तो जीएल में आप डेटा पोस्ट नहीं करवाओगे, एफ लेजर एंट्री तो बनेगी लेकिन जीएल एंट्रीज आप नहीं बनाना चाहोगे उसकी। तो ऐसे में दोनों को अलग अलग रखना पड़ता है। तो आप यूज सेम FAGL पोस्टिंग डेट नहीं रखना चाहोगे तब आप इसको बंद करना होगा। स्पेसिफाइड वेदर टू इंडिकेट दैट द पोस्टिंग डेट एंड द FA पोस्टिंग डेट मस्ट बी द सेम ऑन अ जनरल लाइन बिफोर पोस्टिंग। तो सिनारियो बेस्ड है, अगर आपके सिनारियोज में दोनों डेट एक जैसी नहीं है, डेप्रिसिएशन डेट एंड FA परचेज डेट जो आपकी जीएल में पोस्ट होगी अगर सेम नहीं है तो पोस्टिंग डेट अलग अलग है, तो इसे बंद रखो वरना इसे ऑन रखो। Fiscal year 365 days. Specify that when the calculate depreciation batch job calculate depreciations, a standardized year of 360 days where each month has 30 days is used. अगर ये भी आपके लिए वर्क करता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो कि 365 डेज आपको जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन वाला बैच जॉब है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन बैच जॉब कैलकुलेट डेप्रिसिएशन करता है वो, उसमें a standardized year of 360 days where each month has 30 days is used. तो अगर आपको लगता है कि आपको ये स्पेसिफाई करना है तो आप इसे स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे अलाउ डेप्रिसिएशन ये छोड़ दिया था शायद। अलाउ करेक्शन ऑफ डिस्पोजल। स्पेसिफाई वेदर टू करेक्ट फिक्स एसेट्स एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल टाइप। अगर आपको करेक्ट जैसे कैंसल एंट्रीज होती है वैसे करेक्ट एंट्रीज का ऑप्शन भी होता है, तो अगर आपको करेक्शन करना है डिस्पोजल में, स्पेसिफाई वेदर टू करेक्ट फिक्स लेजर एंट्रीज ऑफ द डिस्पोजल टाइप, तो आप इसे इनेबल कर सकते हो अगर आपको लगता है कि करेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। अब आते हैं इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो चीज़ों का तालमेल है, आपका एफ कार्ड एंड आपका जीएल अकाउंट, जो फिर चार्ट ऑफ अकाउंट में आपके लेजर बने होंगे डेप्रिसिएशन के और फिक्स एसेट्स के। अब जैसे आपका जो फिक्स एसेट्स का ग्रुप होगा बैलेंस शीट में होगा एसेट साइड में, और उसके अंदर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी होगा, नेट ऑफ वैल्यू आपके चार्ट ऑफ अकाउंट में आ रही होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सपेंसेस साइड में आपका डेप्रिसिएशन एक्चुअल डेप्रिसिएशन मंथली जो कैलकुलेशन है वो पोस्ट हो रही होगी एज एक्सपेंसेस। तो ये जो रिलेशन बनेगा इंटीग्रेशन जीएल एफ कार्ड और जीएल का, उसके लिए इंटीग्रेशन है, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो जीएल इंटीग्रेशन के लिए आपसे पूछ रहा है कि जीएल इंटीग्रेशन किस किस चीज़ का हो सकता है जब आप परचेस करें असेट्स को। एक्विजिशन कॉस्ट। स्पेसिफाई वेदर एक्विजिशन कॉस्ट एंट्रीज पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन बुक्स आर पोस्टेड बोथ टू जनरल लेजर एंड द एफ लेजर। दोनों में अगर आपने कुछ एसेट्स परचेस किया और वेदर एक्विजिशन कॉस्ट एंट्री पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन बुक आर पोस्टेड बोथ, मतलब अगर आपने एसेट्स परचेस किया डेप्रिसिएशन लगाया तो क्या एफ कार्ड को भी हिट कर दे, एफ लेजर को भी हिट कर दे, और आपके चार्ट ऑफ अकाउंट के डेप्रिसिएशन के जीएल को भी हिट कर दे, और एफ का जो लेजर बनाया चार्ट ऑफ अकाउंट में उसको भी हिट कर दे।
यानी कि आपका एफए कार्ड जो फिक्स एसेट्स कार्ड है और आपका चार्ट ऑफ अकाउंट का जीएल, चाहे वो एसेट्स का हो चाहे वो डेप्रिसिएशन का हो, सबको सिंक कर दे, सबको एक साथ पोस्ट कर दे। आपके एसेट्स परचेस करते साथ ही, आपके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते साथ ही, अगर यस है तो आपको इनेबल करना है। उसी तरह जैसे एक्विजिशन कॉस्ट के लिए आपने किया, क्योंकि इसी एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर क्या होता है कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। फिर दूसरा है GL integration depreciation. Specify whether depreciation entries posted to this depreciation book are posted both to general ledger and the FA ledger. अब आपने अगर डेप्रिशिएशन एंट्री पोस्ट करवा रही है तो क्या वो एक साथ दोनों में काम करें, जनरल लेजर में भी और एफए लेजर में भी? अगर आपको यस करना है तो आप यस कर सकते हैं, क्योंकि डेप्रिशिएशन भी आपको पोस्ट तो करवाना ही है। नेक्स्ट WDV। अब डेप्रिशिएशन भी बहुत तरह के होते हैं, SLM है, WDV है। अब मान लो कि ये SLM होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, और दूसरा ये है WDV। तो डिपेंड ऑन द सिनारियो कि ब्लॉक वाले जो एसेट्स हैं उन पे आप SLM लगवा रहे हो और बाकी जो अदर एसेट्स हैं उन पे आप WDV लगा रहे हो कि हर साल उनमें जितना डेप्रिसिएशन एसेट्स में लगेगा उससे उनकी प्राइस रिड्यूस होती जाएगी उनकी वर्किंग लाइफ के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे उनकी रिसिडुअल वैल्यू आप घटाते जाओगे ईयर बाय ईयर, उनके जो परचेस प्राइस है उससे वो धीरे धीरे कम होता जाएगा एसेट्स, और एक दिन वर्किंग लाइफ खत्म होने पे एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो अगर WDV यूज़ कर रहे हो तो आपको इससे यस करना पड़ेगा। अप्रिशिएशन, अगर आप असेट्स खरीदते हो और चाहते हो उसके प्राइसिंग में अप्रिशिएशन हो और उस तरह का कैलकुलेशन करवाना चाहते हो तो आपको, और SGL में अपडेट कराना चाहते हो तो यस करना पड़ेगा। कोई कस्टम सिनारियो है जिसके लिए आपको कस्टम सिनारियो वो कार्ड में, डेप्रिशिएशन कार्ड में क्रिएट करना होगा, कस्टम रूल फॉर कैलकुलेट डेप्रिशिएशन। बहुत लोग डेज वाइज अलग अलग तरह से कैलकुलेट करवाते हैं तो वो आपको वहाँ पर डिफाइन करना होगा, लेकिन पहले से यस करना होगा यहाँ, तभी आप जो फिक्स एसेट्स के कार्ड में डेप्रिशिएशन बुक कोड असाइन वाली लाइन में क्रिएट कर सकते हो अपना रूल। तो इसके लिए दो ऑप्शन दिए हैं, कस्टम 1 कस्टम 2। उसके बाद डिस्पोजल। डिस्पोजल मतलब जब आप एसेट्स को रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, एक तरह से सेल हो सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या आप चाहते हो कि उस एफए कार्ड को भी हिट करे और डेप्रिशिएशन के जो GL हैं या एफए के जो GL है चार्ट ऑफ अकाउंट में उनको भी हिट करे, तो आपको यस करना होगा। मेंटेनेंस। मेंटेनेंस तो जैसे हम लोग नाम से ही जानते हैं कि अगर हम किसी के सर्विसिंग पे खर्चा कर रहे हैं, अगर हम अपने एसेट्स के रख रखाव पे खर्चा कर रहे हैं, उनके मेंटेनेंस पे खर्चा कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस का जो GL है और एफए कार्ड में जो आपने मेंटेनेंस का ग्रुप देखा है उसमें दोनों जगह है वो हिट होना चाहिए, जनरल लेजर एंट्रीज भी क्रिएट होनी चाहिए प्लस एफए लेजर एंट्रीज भी क्रिएट होनी चाहिए। तो आपको इसे GL को और एफए कार्ड को एक साथ हिट कराने के लिए इसे टिक करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई। अब डुप्लीकेशन, पार्ट ऑफ डुप्लीकेशन लिस्ट यूज एफए एक्सचेंज रेट, ये आप रीड कर लेना, मैक्सिमम ये इतने यूज़ में नहीं आते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सचेंज रेट, आप जब कर्सर ऐसे मूव करोगे ना तो आपको उसका स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे पार्ट ऑफ डुप्लीकेशन लिस्ट स्पेसिफाई वेदर टू इंडिकेट दैट एंट्रीज मेड इन अनदर डेप्रिसिएशन बुक शुड बी डुप्लीकेटेड टू द डेप्रिसिएशन बुक। ठीक है, इस तरह से। फिर एक्सचेंज रेट के बारे में है, स्पेसिफाइज वेदर टू यूज द फेयर एक्सचेंज रेट फील्ड व्हेन यू डुप्लीकेट एंट्रीज फॉर द डेप्रिसिएशन बुक टू अनदर। फिर रिपोर्टिंग के बारे में, अब रिपोर्टिंग में भी क्या होता है ना, एडिशनल करेंसी। अब हम आपके पास एक लोकल करेंसी होती है, एक आपके पास रिपोर्टिंग करेंसी होती है, और एक होती है आपकी एडिशनल रिपोर्टिंग करेंसी। तो अब जो लोकल करेंसी में आप काम कर रहे हो और रिपोर्टिंग करेंसी में काम कर रहे हो और एडिशनल रिपोर्टिंग करेंसी में काम कर रहे हो, तो अगर आप एक से ज़्यादा करेंसीज में काम कर रहे हो तो आप इस तरह के ऑप्शंस को आपको टिक करना चाहिए। मतलब मान लेते हैं कि असेट्स जो आपने परचेस कर रखा है, आपके एक से ज़्यादा कंपनीज़ हैं, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, या फिर आपका जो पार्टनर कंपनी है
उसको आपको शो करना है अदर करेंसी में तो ये यूज़ होगा, वरना ये यूज़ नहीं होगा। और ये भी आपके चॉइसेस के अकॉर्डिंग किस-किस में रिपोर्टिंग दिखाना है। जो-जो आप यूज़ करते हो, जैसे मान लो अगर अगर हम कहें कि हम मेंटेनेंस एडिशनल करेंसी में शो ही नहीं करवाते, तो उसको एक्टिवेट करने का ज़रूरत ही नहीं है। डिस्पोज़ल का केस ही नहीं बनता, हम कोई अदर कस्टम बनाते ही नहीं है रूल। फिर एप्रिसिएशन हम नहीं करते, और फिर हम एसएलएम मेथड यूज़ करते हैं, डब्ल्यूयूवी यूज़ नहीं करते, तो फिर सिर्फ ऊपर वाला आपको 2 टिक करना है, बाकी सब बंद रहेंगे। तो जो यूज़ नहीं होता वो नहीं, लेकिन हाँ, एडिशनल करेंसी ही यूज़ नहीं करते। आपकी सिर्फ एक ही कंपनी है और आप आईएनआर पे ही डील कर रहे हो, लोकल करेंसी पे, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ये सब बंद ही रहेंगे ये दोनों। आपको सिर्फ इतना करना है। इसमें भी आपको सारे नहीं यूज़ करने हैं, क्योंकि जब आप ऐसा नया एक्सपेरिमेंट करोगे फिक्स एसेट्स कार्ड पे, वहाँ पे जाके डेप्रिसिएशन लाइन जहाँ आपने असाइन की है वहाँ पे अगर कस्टम रूल बनाओगे, तो वहाँ पे एरर होगा कि यहाँ इंटीग्रेशन में एक्टिवेट नहीं है। तो आपको जब डेप्रिसिएशन बुक में एक्टिवेशन नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के यस करना है। तो जो ज़रूरी है वही यस करो, और बाकी बंद रखो जो ज़रूरी नहीं है। अगर मेरे कंपनी में सारे ब्लॉक एसेट्स हैं और मुझे एसएलएम लगता है, तो मैं डब्ल्यूडीवी बंद रखूँगी। अगर नॉर्मल मुझे अप्रिसिएशन नहीं करना रहता है एसेट्स पे, तो मैं ये बंद रखूँगी। या आप सारे एक्टिवेट भी रख सकते हो, जब जो यूज़ करना है एक्टिवेट होगा, बाकी जो आपको यूज़ नहीं करना आप उसे बंद रख सकते हो। तो इस तरह से ये वाला हो गया। दूसरा हमारे पास इनकम टैक्स है। अब एज़ पर लॉ आपको ये दोनों बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं, और इससे रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको दिखानी पड़ती है, और आपको एफए कार्ड में ये दोनों असाइन भी करने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने डेप्रिसिएशन वाला आपको बताया था, वैसे ये भी सेम है। मैक्सिमम चीज़ें इसमें सेम है। आपको बुक कोड अलग रखना है ताकि 2 डिफरेंट कार्ड हो, और आपको ये सारे रूल चेक कर लेने हैं कि अभी करंट ईयर का रूल क्या चल रहा है एसेट्स के ऊपर इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो उसके लिए आप गूगल कर लेना, वो सारे अपडेटेड रूल के अकॉर्डिंग आपको पूरा सेट करना है। और एफए बुक टाइप इनकम टैक्स होगा, और बाकी सब कुछ सेम है। तो अब बाकी सब कुछ जो हमने कहा था वो सारा कुछ सेम है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो, और इस तरह से आप कार्ड बना सकते हो। और ये वाला कार्ड जो है ना, ये आपका फिक्स एसेट्स में असाइन होगा। फिक्स एसेट्स का कोई भी एक कार्ड ले लो, और आप जब न्यू क्रिएट करोगे, मान लेते हैं हमने न्यू क्रिएट किया। अब मान लो कि आपकी कोई प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। ये मैंने डेप्रिसिएशन दे देता हूँ, नाम उसने अपना ले लिया है, नंबर कोड तो ऑलरेडी नंबर सीरीज से ले लेगा। तो आप एक क्लास कोड। अब नॉर्मल सी बात है कि ये टेंगिबल है, मतलब फिजिकल अपीयरेंसेस का है। फिर किससे रिलेट कर रहा है? प्लांट एंड बिल्डिंग, यानी प्लांट का सेक्शन हो गया। फिर अगर इसके ऊपर आपका टैक्सेशन लगता है, आपको जीएसटी क्रेडिट से रिलेटेड भी काम करना है, तो अभी मैं एक सिंपल सा लगा दे रही हूँ। फिर आपने करेक्ट रेट चेक कर लेना। अभी मैं कोई भी ले रही हूँ, क्योंकि सैम्पल कंपनी है इसमें जो है। और अगर मान लो इसका एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, इसमें इंस्टॉलेशन में कुछ काम बाकी है, और ये अभी आपके प्रोडक्शन में सेक्शन में इसको रखना है, तो आप अपना लोकेशन भी ले सकते हो। बजटेड एसेट से तो ले सकते हो, सीरियल नंबर है तो ले सकते हो। अगर ये मेन एसेट्स है या मेन एसेट्स का पार्ट है, तो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे, यहाँ रहता है मेन एसेट्स कंपोनेंट। पहले तो आपको मेन एसेट्स बनाना है, अगर ये मेन एसेट्स है तो इसे छोड़ देना है। फिर आपको इसका सब एसेट्स बनाना है, और उस सब एसेट्स को इस मेन एसेट्स में ऐड कर देना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय को ये तो ले लेना है, और बाकी जो चीज़ें आपको लगेंगी वो आप एक्टिवेट कर लेना। कुछ तो चीज़ें एंट्री पास होने के बाद एक्टिवेट हो जाएंगी। फिर डेप्रिसिएशन बुक। देखो डेप्रिसिएशन बुक जो है, डेप्रिसिएशन बुक कोड कंपनी पोस्टिंग ग्रुप इस तरह से आ गया। देखो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था यूज़र डिफाइंड रहता है, तो वहाँ ऑप्शन में जहाँ कस्टम लिखा था ना, कस्टम से रिलेट करता है यूज़र डिफाइंड।
और डिक्लाइन वाला WDV से रिलेट करता है, सिंपल वाला स्ट्रेट लाइन जो डेप्रिसिएशन लिखा था उससे रिलेट करता है। तो इस तरह से आपको देखना होगा और आपको फिर स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट के साथ डील करना है। लेकिन ये SLM में काम करेगा, ये WDV में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वर्किंग लाइफ, इसमें क्या होता है कि वर्किंग लाइफ के साथ काम करेगा, जैसे 5 साल 10 साल इस तरह से। और WDV में क्या होता है, रिड्यूस होती जाती है वैल्यू, और जैसे ही आप असेट्स परचेस करोगे बुक वैल्यू यहाँ अपडेट होगी तो आपका काम शुरू हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन टेबल कोड आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ साइन करना होगा। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके इनकम टैक्स वाली बुक भी ऐड हो जानी चाहिए, दोनों में दिखाना है, तो आप एक न्यू लाइन लेकर यहाँ पे सेकंड लाइन भी ऐड कर सकते हो, तो आपका सेकंड लाइन भी ऐड हो जाएगा। और अगर आपको लिस्ट में से मिलने में देर हो रही है तो आप F8 यूज़ कर लो, तो F8 क्या करता है, कॉपी कर देता है। तो इस तरह से अब आपको देखना होगा कि कौन सा आप मेथड यूज़ कर रहे हो, ये किसी ब्लॉक का हिस्सा है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये यूज़ करना है। जैसे अब पढ़ना पड़ेगा, FA ब्लॉक कोड मस्ट हैव वैल्यू इन फिक्स एसेट, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन लिया ना आपने। अब इसने बोला है कि इसका ब्लॉक, अब चेक कीजिए ये वाला, इससे एरर आ रही थी ना, तो ब्लॉक कोड, अब ये किस ब्लॉक का हिस्सा है, प्लांट एंड मशीनरी का। तो अब अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं कि आज की डेट हम ले लें कि हमने इसे 1 तारीख ले लेते हैं, हमने इसे 1 तारीख को परचेज किया था। तो चेंजेस टू द FA डेप्रिसिएशन बुक रिकॉर्ड नॉट बी सेव्ड, कैन नॉट बी सेव्ड because same information on the page is not up to date, close the page, reopen and okay, हम इसे एक बार क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे, वापस जाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी एडिट करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब हमें यहाँ चेक करना है, मुझे क्या चाहिए, मतलब मान लो कि 5 साल, तो मुझे एक स्टार्टिंग डेट बतानी पड़ेगी कब से कब। तो मैंने बता दिया कि 3 तारीख से, 3 तारीख से कौन सा मंथ लिया था मैंने, मार्च मंथ लिया है, सैटरडे, मतलब 3 तारीख नहीं, तीसरे मंथ, मार्च से, 1 मार्च से, 1 मार्च, क्योंकि ये MMDDYY चल रहा है, मंथ पहले है, तो हम इसको एक बार ऐसे करके देख लेते हैं, MMDDYY मंथ पहले, तो मार्च से हमने क्या किया, 5 साल, 5 साल, तो क्या हुआ कि उसने डेप्रिसिएशन की एंडिंग डेट ले ली। तो ये सेक्शन अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हो ना तो काम आएगा ब्लॉक वाले एसेट्स के लिए, ठीक है। वरना इस आपका जो ये पोस्टिंग टाइप मैंने लिया ना, इस केस में WDV में ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको देखना होगा जनरल प्रोडक्शन पोस्टिंग ग्रुप, अब किस तरह का ये चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे लेनी होंगी, ठीक है, कोड। फिर अगर आप किसी से मेंटेनेंस करवा रहे हो तो मेंटेनेंस जिससे सर्विस लेते हो उसका नाम आपको लेना पड़ेगा, कौन सा है। अगर दोनों एक ही हैं तो फिर आप एक ही ले सकते हो। मान लो जिस आपने एक वेंडर था जिससे आपने परचेस किया और वही आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो दोनों में एक ही हो सकते हैं कि आपका असेट जिससे परचेस किया वो वेंडर, और आपने उसी से आपने मेंटेनेंस की सर्विस भी ले ली है। और अगर अलग है तो आपको अलग लेना होगा, ठीक है। और सेम है तो आप सेम ले सकते हो। अंडर मेंटेनेंस है, अगर इसमें अभी काम बाकी है तो आप अंडर मेंटेनेंस रख सकते हो। नेक्स्ट सर्विस डेट, अब आपने 1 मार्च को खरीदा है तो नेक्स्ट सर्विस डेट हो सकता है कि आप सितंबर में रख लो। तो आपको डिसाइड करना है कि नेक्स्ट सर्विस डेट कब होगी, ठीक है। मान लो कि मैंने बोला कि नेक्स्ट सर्विस डेट मेरी 1 सितंबर की होगी,
वारंटी डेट कितने समय की वारंटी दे रहा है, तो हम बोल दे से सकते हैं कि हम कब तक की वारंटी हमें दे रहा है। अभी 25 चल रहा है तो मान लेते हैं कि हम आज से 2 साल की वारंटी हमें दे रहा है, ठीक है। अभी मार्च चल रहा है तो हम बोल देते हैं कि हमें मार्च तक की वारंटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ले लिया मार्च तक की वारंटी। अब इंश्योर्ड है या नहीं है, इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं तो नहीं। तो ये आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड जो है, आप एक बार चेक कर लेते हैं। टोटल वैल्यू इंश्योर्ड। अब इसकी जनरल लाइन बना के जब आप एक्विजिशन कॉस्ट रन कराओगे तो इसकी जनरल लाइन पोस्ट होगी, तो फिर इसमें अपडेट होगी कि टोटल वैल्यू कितनी पोस्ट हुई थी। फिर आप इसको रिलेशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो एसेट्स का पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अटैचमेंट कर सकते हो डॉक्यूमेंट का। अपलोड फाइल है ही, यहाँ पे अपलोड कर देना। नोट्स कुछ लिखना है तो नोट्स लिख सकते हो, ठीक है। और डिटेल वाले सेक्शन में असेट्स का जो पिक्चर है ना, इमेज, यहाँ से इंपोर्ट करके आप लगा सकते हो, ठीक है। और देख